चलो सबसे पहले तो हमारी जो जबान है उसको करते हैं साफ, जिससे कि आपके जो शब्द है, उच्चारण है, वो काफी अच्छे सुधर जाए। तो चलो संस्कृत का श्लोक बोलो एक एक। पहले प्रीति आप शुरू करो, एक संस्कृत का श्लोक श्लोक बोलो। सर मैंने जो ओम भूर्भुव स्वा था उसे ठीक से किया है सर। जो भुव स्वा जो बोलो। था मैं वो ही बोलती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ना आप द और ध, इसमें डिफरेंस सही तरीके से देखो एक बार, कि जो ओम भूर्भुवः स्वः है और उसके बाद तत्स और स और श, इसमें जो डिफरेंस है वो सही तरीके से एक बार देखो क्या है। ठीक है। और हाँ, द और ध बताया ना मैंने। हाँ, तो ये डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लेना, कहाँ पर द है और कहाँ पर ध है। ठीक है। इससे क्या होगा, ओके सर। इससे और आपका जो वोकल है वो स्ट्रांग होगा। चलो अनिल आप बताओ। सर गायत्री मंत्र ही है अभी तो याद। हाँ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप भी द और ध का जो डिफरेंस है वो देख लेना एक बार सही से, जहां पर भी उस बहुत सारे, या फिर गूगल पे भी आप डालोगे तो एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। प्रद्युमन आप शुरू करो एक आधा संस्कृत, कोई भी संस्कृत श्लोक। स्वस्थ प्रजाभ्यं परिपालयन्तं न्याय्यं मार्गेश माहि मह्यः गोब्रहानेभं सुमस्तु नित्यं लोकं समस्ततं सुखिनो भवन्तु। यही श्लोक। इसका मतलब क्या है? सभी लोगों की भलाई की रक्षा शक्तिशाली और शक्तिशाली नेताओं द्वारा कानून और न्याय के साथ हो। क्या बात है, आपने तो खतरनाक ही चीज मांग ली। खैर चलो शुरू करते हैं इसी बात के साथ, इसी अच्छी बात के साथ। और आप बिना देखे, मेरा ये बोलना है कि आप जब देख के बोलते हो ना, तो उसमें जो आपकी जो वर्डिंग्स है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना आप बिना देखे बोलते हो। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरीके से निकले। आप जब अभी क्या होता है, जैसे आप जब बोलते हो तो जबान जो है वो बोलना कुछ चाह रही है लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है ना? तो वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो ये श्लोक से बहुत अच्छा होता है। कोई भी संस्कृत में अगर आप बात कर रहे हो या कुछ भी श्लोक बोल रहे हो तो उसमें काफी अच्छा होता है, तो याद करके बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा था। तो आइए जानते हैं आज 1 अक्टूबर 2021 के न्यूज़पेपर में क्या खास है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए, सबसे पहले तो मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड शुड कम अंडर द पब्लिक अथॉरिटी। एग्जाम में 10 मार्क के लिए है, 150 वर्ड्स में लिखना है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपके लिए काम आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो हमारा 11 बजे का लेक्चर है उसमें आपको इसके बारे में लिखना है। आप अभी फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि क्या है कि अभी हम शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, इसलिए अभी अगर आप चाहो तो सोर्सेस रेफर कर सकते हो, कि अलग अलग सोर्सेस से देखकर, जहां से भी आपको देखना है। लेकिन जब आप लिखोगे तब आपको बिना देखे लिखना है। ठीक है, अभी बस मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप सोर्सेस से आप ढांचा एक सही बना सकते हो। मतलब मेरा ये मोटिव है अभी कि आप बहुत सारा पढ़ के क्या उसको सही तरीके से, जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उस तरीके से क्या लिख सकते हो, ये मेरे लिए अभी रिलेवेंट है। फिर उसके बाद आगे 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 जो भी आपको नॉलेज ऑलरेडी है वहां से हम सिंक करके उसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो मुझे यही देखना है कि आप सही तरीके से ढांचा बना सकते हो, यानी कितना अच्छा ढांचा बना सकते हो, भले देख के क्यों ना हो, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट, ये एक आर्ट है, उसको ढांचा बनाना, ढांचे में उसको लाना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको 11 बजे के इसमें 11 बजे के लेक्चर से पहले मुझे आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, जितने भी आपके आंसर्स है सही, अच्छी हैंडराइटिंग में, कोई रफली नहीं लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में आपको लिखकर उसका फोटो लेकर पीडीएफ में कन्वर्ट करो, कुछ भी करो, उसको 11 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। चलिए सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम देखें तो आज हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है।
कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई ये सही टाइम है कि घर लेने का, अगर आपको घर लेना है तो आप ये देख सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कई जगहों पर जो ओपीएम है उसको सीज किया गया है। अभी इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, कहाँ कहाँ पर सीज किया है वही बताया है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान जो है ओपीएम प्रोडक्शन में, ब्लू कलर का जो भी आपको दिख रहा है ये सब अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान देखिए पहले अगर हम 2000 से लेकर 2002 के बीच में देखते हैं, मतलब समझ लीजिए 2001 देखते हैं, तो वहां पर जो ओपीएम प्रोडक्शन है अफगानिस्तान का वो काफी कम था, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा ओपीएम प्रोडक्शन जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान का, ब्लू इसमें देखिए। देन उसके बाद अदर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो अदर कंट्रीज में ओपीएम प्रोडक्शन जो है काफी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ओपीएम प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर ज्यादा होता है, अफगानिस्तान, आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखें तो ग्रोइंग लोकली, यहाँ पर जीआई टैग की बात हो रही है। जीआई टैग जो भी प्रोडक्ट्स को मिलते हैं उसके लिए हमें और उसको कैसा बेहतर करना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर इलेक्टोरल टैक्टिक अगर हम देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं तो महात्मा दी फिलोसोफर, अभी देखिए 2 अक्टूबर आ रहा है ना, और इस वजह से अभी गांधी जी जो उन पर एडिटोरियल हमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर 2 मतलब कल के दिन तो हम वैसे भी आप लोग जो स्पीच है गांधी जी पर वो देने ही वाले हो, है ना। तो आपकी स्पीच जो है वो एक ही दिन है आपके पास, तैयार रख लो अच्छे तरीके से, और इंग्लिश में देनी है स्पीच, इसलिए अच्छे तरीके से याद भी कर लेना और अच्छे तरीके से कैसे बोलना है वो भी रख लेना, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको मैं जो जज करूंगा वो इस पर नहीं करूंगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से याद किया, ये भी देखूंगा कितने अच्छे तरीके से आपने बोला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बोलना भी, उसकी भी प्रैक्टिस करो आप। चलो, तो ये वाला एडिटोरियल वैसे भी कोई काम का नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिस रीडिंग द पास्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आधार एक्सक्लूजन, अभी देखिए जो आधार कार्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसको हर जगह से कनेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों के साथ उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो राइट टू प्रिवेसी जो है उसका हनन हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मुझे आप बताइए प्रीति कि आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है जो आधार कार्ड यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इसको ये जो है ये हमारे राइट टू प्रिवेसी को धोखा देता है, क्या है, आपको क्या बोलना है इसके बारे में? सर हाँ, राइट टू प्राइवेसी को धोखा तो होता ही है सर, क्योंकि बहुत जगह पे यूज होता है, मतलब हर जगह आधार कार्ड और जो नंबर है उसमें हमारी बहुत सारी डिटेल होती है सर, तो कोई भी इजीली उसे एक्सेस कर सकता है सर। ओके, अनिल बताओ राइट टू प्रिवेसी का मतलब क्या है? सर राइट टू प्रिवेसी का मतलब ये है कि हमारी मतलब कोई भी चीज है उसको मतलब गुप्त रखा जाए, किसी को भी बताया ना जाए। तो सर आधार कार्ड यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे है कि जैसे कि काफी जगह हमारा ये यूज होता है, तो सर ये राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है। पर सर इसका एक बेनिफिट भी है, जैसे कि इन्होंने एक जो आईडी है वो यूनिवर्सल रखी हुई है, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमको कैरी करने की जरूरत नहीं है, अगर हम थंब लगा देते हैं तो मतलब हमारा सारा बायोडाटा निकल जाता है। तो सर इसके थोड़े फायदे भी है और नुकसान भी है। इससे हमको फायदा भी बहुत होता है, हमारी टाइम सेविंग होती है और हमको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, चलो प्रद्युमन आप बताओ कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19। सर आर्टिकल 21। जो आधार है, आधार के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं। अगर सिर्फ नेगेटिव ही होते तो फिर वो बट ऑब्वियस है कि वहां पर विद्रोह हो जाता, गवर्नमेंट जो उनको उसको टेक डाउन करना ही पड़ता। अभी अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो एक राइट टू प्रिवेसी का हमें देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि राइट टू प्रिवेसी जो है ये बहुत खतरनाक तरीके से ब्रीच हो सकती है किसी की भी, क्योंकि आधार अगर किसी का भी चला जाता है तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बारे में कि जो भी जिस भी चीज से वो लिंक्ड है सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और आगे ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे अकाउंट से जो पैसे का अकाउंट है उससे भी अगर वो लिंक्ड हो तो हो सकता है कुछ हैकर जो है पैसे भी निकाल ले, है ना। जो इन्फॉर्मेशन है उसका गैर इस्तेमाल करके जो फालतू की चीजें होती है उसमें इस्तेमाल करके उस हमारा नाम जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो सिम कार्ड है ना, जो जेल में रहते हैं, जेल में रहने का जब जेल से छूटते हैं तो कुछ सिम कार्ड जो है वो चोरी कर लेते हैं, देन उसके बाद वो उसके मतलब जब भी कॉलिंग वॉलिंग कुछ करते हैं तो नाम जो है जिसके नाम पे सिम कार्ड है उसका आता है ना। तो ऐसी कुछ ब्रीचिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि काफी सारे पॉजिटिव चीजें भी निकलती है, जैसे कि सबसे पहले तो जो पहले लीकेजेस होते थे पैसों के,
वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि आधार से अगर अकाउंट लिंक्ड हो जाता है तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इजीली जो है वो हम दे सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड करना है तो इजीली उसी बंदे को सब्सिडी जो है वो जा रही है। नहीं तो पहले ये है कि आए, हाँ चलो ये लिख दिया कुछ करप्शन करके, हाँ सब्सिडी जो है वो दे दी है, लेकिन अभी ऐसा है कि पर्टिकुलर वही इंसान को जो है वो जाती है। तीसरी चीज ये है, ऑल ओवर इंडिया में अगर आइडेंटिटी के रूप में हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमारा थंब जो है, जैसे अनिल ने कहा कि हमारा थंब जो है उतना ही सफिशिएंट है, हमको इतना जो है वो लेकर जाने की या कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। एंड देन उसके बाद कई कई जगहों पर क्या होता है, कई कई जगहों पर ना जो आधार है उसका फायदा होने के साथ साथ उसका फायदा दिया भी नहीं जा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जो ये होते हैं, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो एग्जाम देने के लिए कहीं कहीं पर आपको आईडी कार्ड लगता है कि आईडी कार्ड आपको कैरी करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको देनी है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा हुआ है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट जो है उन्होंने खुद मैसेज करके मुझे बताया है कि वहां पर वो गए, उन्होंने आधार की जेरोक्स जो होती है, आधार ओरिजिनल अगर उनके पास नहीं है, आधार की जेरोक्स जो है कलर जेरोक्स, वो उन्होंने वहां पर दिखाई और उनको वहां पर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं चलता है। उन्होंने बोला कि नंबर दिया हुआ है आधार का, नंबर से आप चेक कर लो कि वही है या नहीं। उन्होंने बोला नहीं ये अलाउड नहीं है। देन उसके बाद उनको एक सजेशन दिया गया कि आपको जो डाउनलोड है वो करके लाना पड़ेगा। आधार जो है वो डाउनलोड भी होता है, ऑथेंटिक इससे डाउनलोड आप कर सकते हो, तो डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। अभी सुबह 9 बजे का अगर पेपर है तो 8 बजे तो कोई साइबर कैफे खुलता नहीं है। तो ये जो है ये भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इसको भी रिजॉल्व करना है। ये एक हो गई क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए हमको एक दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे कई सारी जगहों पर होता होगा कि अगर कोई बंदा जा रहा है, भले राशन लेने के लिए जा रहा है, कुछ लेने के लिए जा रहा है, ये बहुत अच्छा है कि राशन लेने के लिए भी उसको बेनिफिट हो रहा है वो आधार का। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि उसको डिनाई भी कर दिया जा रहा हो और उसकी आवाज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हो, है ना। तो आधार लेकर आए हैं, आधार के बेनिफिट जरूर है, लेकिन जो भी आधार के बेनिफिट्स है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आधार के बेनिफिट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो आधार को ना लाना उतना ही वो इक्वलेंट हो जाता है। तो ये भी एक चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आधार के बारे में लिख रहे हो तो इन दी एंड कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि आधार जहां जहां पर इंप्लीमेंट होना है वहां पर स्मूथली इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी उतना ही जरूरी है आधार का। ठीक है, तो ये एक लाइन अगर आप लिखोगे तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया है तो उसमें भी अगर आप ये लाइन ऐड करते हो इन दी एंड, तो उसमें भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जब काउंटर क्वेश्चनिंग होता है उसमें ये आप चीज ऐड करोगे तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो आधार जो है वो एक्सक्लूजन ये हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे जो एडिटोरियल है उसकी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रोइंग लोकली। देखिए काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। मतलब प्रीलिम्स के लिए जीआई टैग क्या होता है वो भी देख लिया है, और उसके बाद जो मेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें ऐड की है। चलिए, तो यहाँ पर ग्रोइंग लोकली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इकोसिस्टम जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इकोसिस्टम, इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। अभी सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये यहाँ पर एक साइन है जो यूज की जाती है प्रोडक्ट्स पर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन के। अब हम बोलते हैं ना कि भाई शेगांव की कचौरी, हम बोलते हैं ये लड्डू वहां के हैं, हम बोलते हैं राजस्थानी जो पेड़े होते हैं, है ना। इस तरीके से कई सारे जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है उनकी अपनी कुछ खासियत होती है, और वो जो खासियत है उसी का इस्तेमाल करना, वहीं से वो सोर्स से आना, यही यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का काम है। मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि अगर कोई दुकान लगाकर बैठा है, वो बोले कि भाई ये अगर पर्टिकुलर जगह की कचौरी है, ये पर्टिकुलर जगह के लड्डू है, तो मतलब क्या है, जो भी लेने वाला बंदा है उसको ये अश्योरिटी रहेगी कि नहीं ये एक्चुअल में वहीं से आया हुआ है, एंड उसी के साथ उसकी क्वालिटी जो है वही रहेगी, है ना। क्वालिटी हम क्यों लेते हैं, कोई भी खाने की चीज अगर हम ले रहे हैं, कोई भी पहनने की चीज अगर हम ले रहे हैं, कोई भी चीज अगर ले रहे हैं, तो वो किस बेसिस पर ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वो खासियत है, उसकी क्वालिटी जो है वो उस तरीके की हमें देखने को मिलती है ना। तो इसलिए क्या है, क्वालिटी वो पजेस करता है उसके ओरिजिन की वजह से। एक ऑथेंटिसिटी जो है वो आ जाती है, खरीदने वाले को ऑथेंटिसिटी रहती है कि हाँ भाई ये जो है ये अपने इसका है, ये अपन ले लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आती है कि गवर्न किसके कौन से एक्ट के द्वारा किया जाता है, ये गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बेनिफिट्स क्या है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये लीगल प्रोटेक्शन जो है इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोवाइड करता है।
कि भाई क्या है कि अगर समझ लीजिए कोई और बंदा है, अगर वो नाम से चीजें जो है वो ये बेच रहा है कि भाई ये जो है ये समझ लो अभी शेगाव की कचौरी है, ठीक है, अगर वो बेच रहा है, लेकिन अगर वो एक्चुअल में वहां की नहीं है, अगर ये खुद ही बना के बस वो नाम पे बेच रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई भली वो चावल हो, भली वो साड़ी हो, भली वो चप्पल हो, कोई भी चीज हो, लेकिन तुम किसी और का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है उसका इस्तेमाल करके तुम खुद नहीं बेच सकते हो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो ये प्रमोट कर सकता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर लोग जो है, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर उनको क्वालिटी चाहिए, जो फेमस चीजें हैं वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर काफी अच्छी चीजें जो है वो जब जाएगी तो अपने आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है प्रमोट हो जाएगी। जीआई प्रोटेक्शन जो है इंडिया में, वो यहाँ पर प्रोडक्ट को बाकी कंट्रीज में भी बूस्ट करता है एक्सपोर्ट के लिए। अगर यहाँ पर कोई चीज फेमस है तो बाहर की कंट्री में भी वो चीज जो है वो फेमस रहेगी, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट जो है वो हमको देखने को मिलता है। अभी जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर। तो यहाँ पर जीआई प्रोडक्ट जो है उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, अभी से हम जीआई टैग दे रहे हैं कि जीआई टैग मिल गया, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे तो इसमें मास्टर है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसको काफी अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, वो इसको काफी अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो यूरोपियन यूनियन है 87 बिलियन जीआई इकोनॉमी उनकी हमें देखने को मिलती है। सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और वो इंडिया जो है वो नहीं उठा पा रहा है। इंडिया जो है वो बस जीआई टैग देता जा रहा है, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रमोट करना है, उसको जिस तरीके से आगे लेकर आना है, एक्सपोर्ट में भी बोलिए, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी जो तरीके से हमें करना चाहिए वो तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए अगर हम बेनिफिट देखते हैं तो ज्यादा लोकल कम्युनिटी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है, अब उनका अगर जीआई टैग उनको मिल रहा है किसी प्रोडक्ट जो वहां पर वो बनाते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, कोई पर्टिकुलर सिटी है, अगर उसको वो जीआई टैग दिया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को, तो वहां पर जो लोग है वो वहां के लोग जानते हैं उसको कैसे बनाना है, उस क्वालिटी का बनाना है, उस दर्जे का बनाना है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो इसको बनाकर अब सेल कर सकते हैं, वो इसको बनाकर बेच सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर वो कन्वर्ट कर सकते हैं टैलेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप विद द गिग वर्कर। यहाँ पर जो गिग वर्कर मैंने आपको बताया था, बताइए प्रीति, गिग वर्कर मतलब क्या होता है? सर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके, लाइक सिंगर वगैरह। हाँ, तो ये क्या है, गिग वर्कर यहाँ पर कैसे रहेंगे कि भाई आओ यहाँ पर बनाओ और फिर हम बेचते हैं, आओ बनाओ हम बेचते हैं, आओ बनाओ बेचते हैं। तो इससे क्या होगा, जो गिग इकोनॉमी है ये भी यहाँ पर स्ट्रांग होगी। उसी के साथ साथ जो लोग हैं जो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सैलरी बेसिस पर अगर काम नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, ये भी एक अच्छे तरीके के एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं। भले वो गिग एम्प्लॉयमेंट हो, भले वो गिग इकोनॉमी में हो, लेकिन स्टिल उनको एक सही तरीके का पैसा जो है मिल सकता है, रिन्यूमरेशन जो है वो मिल सकता है। लेबर इंटेंसिव नेचर जो है जीआई का, वो ऑफर करता है बेस्ट सोल्यूशन की एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पर बूस्ट किया जाए। क्योंकि जीआई मतलब क्या है, यहाँ पर कोई चीज बन रही है ना, कोई मैन्युफैक्चर हो रही है, वो चीज, जो चीज मैन्युफैक्चर होती है उसके लिए लेबर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, है ना। तो ये जो लेबर्स है इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। देन हाइपर लोकलाइज नेचर जो है जीआई का, ये सोल्यूशन ऑफर करता है टू रिवर्स अर्बन माइग्रेशन। जो अर्बन इसमें लोग जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लोकलाइज नेचर जो है कि भाई लोकल इसमें ये सीमित है जीआई टैग, तो क्या होगा, जो अर्बन एरिया में लोग हैं वो भी बोलेंगे चलो यार अपन वहां पर गांव में जाते हैं, वो बनाते हैं बेचते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो रिवर्स माइग्रेशन है वो हमको देखने को, जो माइग्रेशन अभी गांव से शहरों में हो रहा है, शहरों से गांव में फिर से हो जाएगा कि यार यहाँ पे तो हम 100 रुपए रोज का कमा रहे हैं, वहां पर देखो वहां पर वो जीआई जो प्रोडक्ट्स है वो बना बनाकर 500 हजार रुपए रोज का कमा रहे हैं, तो अपन वहां पर जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। इससे क्या होगा, एंशिएंट क्राफ्ट जो है वो भी बूस्ट होगा, हमारा कल्चर जो है वो भी बूस्ट होगा, और जो फूड है वो भी यहाँ पर बूस्ट होगा। तो ये बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या इसमें कुछ चैलेंजेस नहीं हो सकते हैं? बताइए अनिल, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? सर चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मतलब जीआई का हमने मतलब बनाना है, ये स्पेसिफिक है, तो सर इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चाहिए होगी। और सर दूसरा जो है सर, इसको बनाने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी हमारे, वो भी बहुत कमी है। और सर तीसरा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, नॉलेज। चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चैलेंजेस की,
तो सबसे पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना। एक पॉइंट जैसे प्रीतिका यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर वही बोलना होगा प्रीतिका की यहाँ से जो अर्बन एरियाज है वहां से रूरल एरिया में जो लोग जाएंगे, तो क्या वो सही में जाएंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे जाना रूरल एरिया में, क्या वो सोचेंगे कि हाँ यार हमको उतना प्रॉफिट मिलेगा, हमको ये मिलेगा, क्योंकि एक सिक्योर जॉब जो सैलरीड जॉब होती है, जैसे अगर हम देखें आज के टाइम पर भी काफी सारे जो लोग हैं अगर वो सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल करके उसी में करियर अगर बनाना चाहते हैं, तो फिर पेरेंट जो है काफी स्केप्टिकल रहते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं यार ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक सिक्योर जॉब एक जगह दिखाई देता है और एक अनसर्टेनिटी वहां पर दिखाई देती है। तो उसी तरीके से वहां पर अगर 100 रुपए रोज का कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 100 रुपए रोज के आ तो रहे हैं, ये कंफर्मेशन तो है। लेकिन अगर गांव में जाएंगे तो फिर वहां पर 1000 रुपए अभी मिल जाएंगे, लेकिन कल का क्या, परसों का क्या, ये जो है थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। कैपेसिटी हमें कैसे बिल्ड करनी है, उसमें मैन पावर भी आता है, उसमें प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल है वो भी आते हैं, सब कुछ। हमें कैपेसिटी कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है वो भी उसी में हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए छोटा एक प्लांट तो लगेगा, कुछ ना कुछ जगह तो लगेगी जहां पर हमें उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो कैपेसिटी हमारी कैसे हम बिल्ड करेंगे जिससे कि वो क्वालिटी वो प्रोडक्ट जो है हम अच्छी तरीके से बना सके। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में। फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए भी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जो है कैसे करेंगे, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। देन उसका सेलिंग उसको कैसे करेंगे, उसकी कैपेसिटी यहाँ पर बिल्ड करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे मेन है कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, तीनों में कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो रहनी चाहिए। देन उसके बाद फॉर्मल और इजी एक्सेस जो है क्रेडिट का, जैसे अनिल ने पॉइंट बताया था, प्रद्युमन ने पॉइंट बताया था कि जो पैसा है वो यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इनिशियल अमाउंट जो है वो भी लगती है ना। देन उसके बाद फॉर्मिंग मार्केटिंग लिंकेजेस, जो इसमें इसको हम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हैं कि भाई मार्केटिंग लिंकेजेस हम कैसे बनाएंगे। तो लोगों में इसमें अवेयरनेस जो है वो भी क्रिएट करनी पड़ेगी कि देखो ये जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है और ये आपने खरीदना चाहिए क्योंकि इसकी ये क्वालिटीज है। क्योंकि इंडिया में अगर वो अपने आप इंडिया में अगर वो ज्यादा बूस्ट होता है, इंडिया में अगर वो अच्छा रहता है, तो फॉरेन कंट्रीज में भी रहेगा, फॉरेन कंट्रीज वाले भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो वीलॉगर्स होते हैं, जैसे ये होता है ना कि जो टूरिज्म है, जैसे बहुत सारे जो वीलॉगर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री में जाकर वहां पर व्लॉग बनाना, लेकिन अगर इंडिया के ही अलग अलग एरियाज में जाकर वो बनाए तो उससे और ज्यादा प्रमोशन जो है इंडियन टूरिज्म का हो सकता है। उसी तरीके से जो इंडियंस है, रेदर देन कि वो जो पूमा के शूज है पहन के फोटो खींचाए, नाइकी के शूज पहन के फोटो खींचाए, है ना, लुई विटो के बैग लेके फोटो खींचाए, उसके बजाय अगर इंडियन ट्रेडिशन के जो चीजें हैं, जूते बोलिए, चप्पल बोलिए, जो बैग्स है वो बोलिए, जो भी यहाँ पर चीजें हैं, हमारी साड़ी बोलिए, जो भी चीजें हैं वो सब पहन के, या फिर जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स है वो अगर खाते हुए फोटो खिंचाकर अपने सोशल मीडिया पर डाले, तो हो सकता है कि अवेयरनेस और ज्यादा स्प्रेड हो जाए। और उसी के साथ साथ जो मार्केटिंग ये है, उनकी स्ट्रेटेजी है, वो भी यहाँ पर काफी अच्छी कामयाब हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये भी यहाँ पर एक काफी बड़ा चैलेंज आ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके पास नहीं आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन, कि भाई ठीक है अगर एक प्रोडक्ट तुमने बना लिया है लेकिन वो प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिल गया है, लेकिन अब उसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश भी तो होनी चाहिए, है ना, वो भी यहाँ पर होना चाहिए। एंड देन कॉम्पिटिटिवनेस, क्या है कि समझ लो कि अगर आपने कोई एक चप्पल बनाई है, वो चप्पल अगर आप 5000 रुपए में बेच रहे हो और दूसरी चप्पल है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके की या क्वालिटी की अगर वो 3000 में मिल रही है, तो लोग जो है 3000 रुपए की चप्पल खरीदेंगे, है ना। या फिर कोई और कंट्री की है वो 3000 में दे रहा है, 3000 की खरीद। वही हमारे मोबाइल फोन के साथ हो रहा है, जो चाइना यहाँ पर घुस गया है कि सस्ते सस्ते मोबाइल जो है वो उसने बेचना शुरू किया। तो ये चीज यहाँ पर आती है, कॉम्पिटिटिवनेस हम कैसे रखते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस जो है कितना अच्छे तरीके से रख रहे हैं, कितने कॉम्पिटिटिव प्राइस रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को, ये सारी चैलेंजेस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इंडिया की जीआई इकोनॉमी जो है वो एक प्लेटफॉर्म रह सकती है फॉर द इंडिया, कि वो वर्ल्ड को शोकेस करे एथनिक कैपिटलिज्म, है ना, जो एथिकल कैपिटलिज्म हमारा होता है कि भाई हम कैपिटलिज्म तो कर रहे हैं लेकिन एथिकल मतलब क्या, कि यहाँ पर जो अमीर है वही अमीर नहीं हो रहा है, जो अमीर है सिर्फ वही अमीर नहीं हो, वो क्या, वो अनएथिकल कैपिटलिज्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। एथिकल में हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो गरीब है अब वो भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बन रहा है, अब वो भी यहाँ पर जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी अब यहाँ पर पैसे जो है वो कमा रहा है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा हमने देखा कि लोग साथ में आ रहे हैं, साथ में मिलकर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, और वो यहाँ पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। एंड देन डी अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में जो लोग जा रहे हैं वो यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, डी अर्बनाइजेशन। एंड यहाँ पर जो गांव है वहां पर अगर आप देखोगे तो जैसा हमने लास्ट एक एडिटोरियल में देखा था
कि जो महिला है अपने बच्चों के साथ वो गांव में अकेली रह जाती है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो तो चले जाते हैं अर्बन एरियाज में वहां पर काम करने के लिए, तो वहां पर क्या महिला रह जाती है। तो अब क्या है, अगर वहां पर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पर महिलाएं का वर्कफोर्स जो है वो भी यहाँ पर काम आ सकता है, तो वुमेन को भी यहाँ पर वर्कफोर्स में हम ला सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो कंक्लूजन में आप ये चीज जो है वो लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी कोई अगर डाउट हो आपको तो आप बताइए, क्योंकि ये वाला एडिटोरियल जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। सर जैसे कि जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जहाँ से मेड हुए वहां पे जा रहे हैं, तो उससे कोऑपरेटिव गवर्नमेंट भी मतलब बूस्ट होगी ना, मतलब प्रमोट होगी। एक एग्जांपल दे सकते हैं सर इसको जीआई से? उसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल सकते हैं, है ना।